स्वागत है आपका एग्जाम 30 के यूट्यूब चैनल पर। मैं समीर खान आपको आगामी परीक्षाओं की सभी एक दिवसीय परीक्षाएं जो भी आपकी होने वाली हैं, खासकर लेखपाल के लिए आपको पॉलिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, पहले उसको हम लोग थ्योरी के रूप में देख लेंगे, उसके बाद हम लोग उससे कुछ एमसीक्यूज वगैरह देख लेंगे, फिर देख लेंगे कि पिछली लेखपाल परीक्षाओं में आपके कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा के निर्माण के साथ। संविधान सभा के निर्माण की प्रथम मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने की, तो सबसे पहले आप बाल गंगाधर तिलक को ही देखेंगे। बाकी उसके बाद अगर आपको देखना है तो क्रम से याद रखेंगे, आप क्रम से याद रखेंगे। इस मांग के अंतर्गत यह कहा गया कि संविधान सभा भारतीयों द्वारा बनाई जाएगी, जो भारत पर शासन चलाने हेतु संविधान का निर्माण करेगी। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके बाद किसने मांग करी। बाल गंगाधर तिलक के बाद और किसने किसने मांग करी है संविधान सभा के निर्माण की। तो बाल गंगाधर तिलक के बाद स्वराज पार्टी द्वारा रांची अधिवेशन में 1934 में रांची अधिवेशन में स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग की गई। किंतु व्यक्तिगत रूप से जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के निर्माण की मांग किसने किसने की, तो आप हमेशा एम एन रॉय को ही मानेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इसके बाद किसने मांग करी संविधान सभा के निर्माण की। 1934 में ही अब पटना पटना अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान सभा की मांग की गई कांग्रेस के द्वारा, किंतु इसकी आधिकारिक पुष्टि 1936 में फैजपुर अधिवेशन में की गई। राइट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन समस्त मांगों को, इन सारी मांगों को जो भी पिछले समय में मांग की गई, इन सभी मांगों को क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 के जब 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया तो उन सभी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। इस क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। ओके, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन। अच्छा, आप लोगों को एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य और क्रिप्स मिशन के भी 3 सदस्य आपको ध्यान रखने हैं, वो तीनों सेम ही थे। ठीक है, तो इसमें एबी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे इनके। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कैसे निर्वाचन हुआ। कैबिनेट मिशन द्वारा 389 सदस्यों की संविधान सभा के निर्माण का प्रावधान किया गया। टोटल जो सदस्य थे संविधान सभा के निर्वाचन के लिए 389 सदस्यों की सीटों की बात की गई। इसके बाद हम लोग देखेंगे 389 सदस्यों में से 296 ब्रिटिश प्रांतों, जिसमें से 292 गवर्नर प्रांतों के थे और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। जैसे ये 292 गवर्नर प्रांत, जैसे आज के टाइम में आपका राज्यपाल प्रांत रहते हैं, ये उसी प्रकार से गवर्नर के प्रांत थे। और ये 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। मुख्य आयुक्त जैसे आपके इस वक्त प्रशासक होते हैं, जैसे लक्षद्वीप में प्रशासक होता है आपका, अंडमान निकोबार में प्रशासक होता है। ठीक है, और ये 93 सदस्य देशी रियासतों से चुने जाने थे। देशी रियासतों से चुने नहीं जाने थे, बेसिकली ये देशी रियासतों के जो मुख्य थे, राजा रजवाड़े जो थे, उनके द्वारा ये मनोनीत किए जाने थे। इस वजह से इन्होंने शुरू में संविधान सभा में भाग भी नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए, जिसमें 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। जिसमें 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई। ये सबसे ज्यादा सीटें थी जो कांग्रेस को प्राप्त हुई। इसके बाद मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य को प्राप्त हुई। राइट, संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न हुआ। अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ है यहाँ पर कि प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उन्होंने चुना संविधान सभा के सदस्यों को। ओके, तो इसके बाद देखेंगे चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है? वयस्क मताधिकार का मतलब है जैसे अभी आप लोग बालिग होने के बाद चुनाव दे सकते हैं 18 साल के बाद, वैसा नहीं था। चुनाव मताधिकार 1935 के अधिनियम के अनुसार 1935 के अधिनियम के अनुसार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। मतलब एक निश्चित कर जो अदा करता था सिर्फ वो ही वोट दे सकता था। एक निश्चित शिक्षा प्राप्त जितनी लोग कर चुके थे वही वोट दे सकते थे। और जिनके पास निश्चित संपत्ति थी, उस निश्चित संपत्ति से ऊपर किसी के पास संपत्ति तो ही वो वोट दे सकते थे। ओके, तो इसके बाद देखेंगे हम लोग कितनी जनसंख्या के आधार पर लगभग एक प्रतिनिधि को चुना गया।
तो 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। ये 10 लाख की जनसंख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन आता रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चुनाव क्षेत्रों का चयन कैसे किया गया। तो चुनाव क्षेत्रों का चयन सामान्य, मुस्लिम और सिख क्षेत्रों में बांटा गया। सामान्य वो क्षेत्र थे जिसमें सभी जनसंख्या रहती थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी। मुस्लिम जनसंख्या मुस्लिम क्षेत्र वे क्षेत्र जहां से सदस्य को सिर्फ मुस्लिम सदस्यों द्वारा ही चुना जाएगा, और सिख क्षेत्र वो थे जहां पर सदस्यों को सिर्फ सिख सदस्यों के द्वारा ही चुना जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेट आपके लिए 3 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा से रिलेटेड, 9, 11 और 13। 9 दिसंबर आपको प्रथम बैठक हुई, 11 दिसंबर द्वितीय बैठक हुई, और 13 दिसंबर को आपका उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो 9 दिसंबर की प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 207 सदस्यों ने प्रथम बैठक में भाग लिया, और इन 207 सदस्यों में से 9 महिलाएं थी। ये संख्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो प्रथम बैठक में सभा के वरिष्ठतम सदस्य, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, सबसे सीनियर मोस्ट, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 11 दिसंबर की जो दूसरी बैठक है उसमें सर्वसम्मति से, निर्विरोध सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ओके, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 13 दिसंबर 1946 को, अभी मैंने बताया 3 डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9, 11 और 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को क्या हुआ? 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? यही आपकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना पूरी आपकी इसी पर आधारित है। और ये भी डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कब इसको पारित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया गया, और यही आपकी संविधान की प्रस्तावना बनी। उसके बाद हम लोग देखेंगे माउंटबेटन योजना। ये भी डेट आप लोगों को ध्यान रखना है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई। तो चूंकि विभाजन हो चुका था, इस वजह से संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या घटकर कितनी रह गई? 299 सदस्य रह गए, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए वो लोग। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? कुल 11 अधिवेशन हुए। और भारतीय संविधान के निर्माण और उसको अंगीकृत करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आपको याद रखना है कितना समय लगा, और कितने अनुच्छेद थे वो अभी आगे आपको बताया जाएगा। 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त सभा पुनः 24 जनवरी को संवेद हुई। संवेद मतलब फिर से अधिवेशन इसका हुआ, और इसमें सदस्यों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो और कुल कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्यों ने इस पर संविधान पर हस्ताक्षर किए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे संविधान के निर्माण के समय में बेनेगल नरसिंह राव, BN राव, ये आपको नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे संविधान के निर्माण तथा आम कानूनों को लागू करने के अतिरिक्त संविधान सभा के कार्य। संविधान का निर्माण तो कर ही रही थी, इसके साथ में कुछ और भी उसने कार्य किए, जिसको हम लोग देखेंगे कि उसने कौन कौन से कार्य किए। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। राष्ट्रमंडल के अंतर्गत वे देश हैं जो ब्रिटिश के उपनिवेश कभी न कभी रहे हैं, और इन उपनिवेशों में जो भी सदस्य रहे वो इसके सदस्य थे, और इसकी सदस्यता के सत्यापन भारतीय संविधान की सभा द्वारा किया गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे और क्या संविधान सभा ने कार्य किए। तो 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया, और 24 जनवरी 1950 को ही राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें। अब संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हैं, इन समितियों को आपको याद कर लेना है। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लगभग हर बार चांस रहता है कि आपके पेपर में आएगी। तो संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियों को देखते हैं कौन कौन सी समितियां हैं। तो संघ शक्ति समिति,
जहां पर संघ लगा होगा वहां पर उसके अध्यक्ष ज्यादातर, मतलब अधिकांशतः आप देखेंगे उसके अध्यक्ष नेहरू ही रहेंगे। और जहां पर प्रांत लगा होगा, ये प्रांत, तो वहां पर आप देखेंगे कि ज्यादातर उसके अध्यक्ष सरदार पटेल ही होंगे। ठीक है, मतलब जनरली ये चीज होती है, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। तो देखेंगे संविधान शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष कौन है? नेहरू। नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, कभी भी राष्ट्रध्वज संबंधी समिति आए तो इसमें दो समितियों को ध्यान रखना है। एक समिति 1929 में निर्मित की गई थी राष्ट्रध्वज के लिए, उसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी डेट भी याद रखनी है और याद रखना है कि इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। और इस समिति की दो उप समितियां थी। पहली उप समिति थी मूल अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। और दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे और क्या है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जो आपके यूपी जीआईसी, यूपी पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं, ये वे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान सभा के भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वोत्तम किसने प्रस्तुत किया? तो अब इसमें अगर बाल गंगाधर तिलक होते तो क्वेश्चन आंसर उसका बाल गंगाधर तिलक होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में बाल गंगाधर तिलक नहीं है। इस वजह से यहाँ पर क्या सही आंसर होगा? 1934 में स्वराज पार्टी ने। तो इसका सही आंसर क्या? 1934 में स्वराज पार्टी ने। और किस अधिवेशन में? रांची अधिवेशन। ये स्वराज पार्टी वही है मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास वाली। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व किस व्यक्ति ने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? स्वतंत्रता पूर्व, अब देखना है कि व्यक्तिगत रूप से किसने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एम.एन. रॉय हो जाएगा। पीछे बताया था आपको ना कि एम.एन. रॉय द्वारा व्यक्तिगत रूप से सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया निर्वाचित संविधान सभा द्वारा? तो आपको पता है क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने हेतु एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी अनुपात में था अभी बताया जा चुका है आपको। 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि को चुना गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये मैंने स्लाइड में दिया नहीं है, लेकिन मैंने बताया था आपको कि कौन कौन उसके सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। तो आपको देखना है कैबिनेट मिशन के कौन कौन से सदस्य थे और कौन नहीं था। तो इसमें पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, और विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? किस अधिनियम के आधार पर किया गया? तो भारतीय संविधान सभा का गठन क्रिप्स इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्रिप्स ने प्रस्ताव किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान सभा के निर्विरोध चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको ध्यान रखना है स्थायी अध्यक्ष कौन था और अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो स्थायी अध्यक्ष कौन था? स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई। स्थापना की गई जिस दिन पहला अधिवेशन होगा उसी दिन की जाएगी। तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो पीछे आपको बताया जा चुका है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। वही आपकी प्रस्तावना बनी थी, ध्यान रखना है ये चीज आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पीछे आपको बताया जा चुका है कितना समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? ध्यान रखना है संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बी.एन. राव। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, अब 26 जनवरी को के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया, तो इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में 26 नवंबर को, 26 तारीख को झंडा फहराया गया, 26 नवंबर को, इसलिए 26 तारीख को मतलब महत्वपूर्ण माना गया, इसीलिए 26 जनवरी को ही दिन इसको लागू किया गया। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपनाया, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तिथि को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल सदस्य तो 7 थे, लेकिन चूंकि अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे तो इसलिए सदस्य पूछे हैं, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताया जा चुका है, राजेंद्र प्रसाद उसका आंसर होगा। और अगर 1929 की झंडा समिति पूछ ले तो उसमें पटेल आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखते हैं, ये आपके 2015 की जो लेखपाल परीक्षा हुई थी, राजस्व लेखपाल वाले, उसमें क्वेश्चन ये आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा आया होता है। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा के रूप में किसे माना गया है? तो इसमें इसका आंसर आपके प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना को ही, जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लाए थे, उसी को ही प्रस्तावना बाद में प्रस्तावना के रूप में जाना गया, और इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। एक चीज आपको और भी ध्यान रखनी है कि जब पूछे B.R. अम्बेडकर, सॉरी, जब आपसे भीमराव अम्बेडकर पूछ ले, कि भीमराव अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा, तो याद रखिएगा हमेशा अनुच्छेद 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो मूल अधिकार सभी को प्राप्त थे, उसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति थी। 42वें संविधान संशोधन संशोधन का के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में लाया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो इसका आंसर नीलम संजीवा रेड्डी है। जब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में, तो उसमें ये सब देख लेंगे कि किसको निर्विरोध चुना गया, कौन। तो हम लोग देखेंगे 18वां क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा में आ चुका है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ? तो इसका आंसर आपका होगा एन संजीवा रेड्डी। ये एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि राजेंद्र प्रसाद भी प्रारंभ में निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों ही हैं तो आप राजेंद्र प्रसाद के साथ जाएंगे, पहला अगर पूछा जाए। लेकिन अगर एन संजीवा रेड्डी दिया हुआ है और राजेंद्र प्रसाद नहीं है, तो आप एन संजीवा रेड्डी के साथ जाए, सही माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 19वां क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जहां राज्यसभा होगा उसको टिक कर देंगे। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से उपराष्ट्रपति को राज्यसभा हटा सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज का। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आ चुका है आपके पेपर में, 2015 के सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। देखेंगे अगले पॉलिटी के सेशन में जो और भी अन्य आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको देखेंगे, और जो अन्य परीक्षाओं में भी आ चुके हैं उनके MCQs भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।